दोस्तों, इलाहाबाद की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक ऑटो ड्राइवर बहुत ही सिंपल और बहुत ही सच्चा ईमानदार होता है। उसका हर रोज का एक ही नियम था। वो ऑटो लेकर ऑटो स्टेशन पर जाता और वहां से सवारियों को बिठाता और उनके स्थान तक पहुंचाता था। उसका डेली का यही रूटीन था। एक दिन की बात है दोस्तों, उसके टेम्पो में एक लड़की बैठती है और वो अपने 5 लाख रुपए भूल जाती है। अब उस लड़की का ना पता था ना ठिकाना था, ना उस लड़की को पहचान पाता था। अब उस लड़की को कैसे ढूंढेगा कि उसको 5 लाख रुपए दे। उस 5 लाख रुपए देने के चक्कर में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसे यहां तक कि दोस्तों जेल तक जाना पड़ता है। क्या है सारा माजरा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहें। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर का नाम रामलाल होता है और उसका इलाहाबाद में ही एक सभ्य परिवार, जो कि गरीब परिवार होता है, उसमें जन्म होता है। बचपन से ही वो बहुत ही मेहनती था। उसके बाप भी उसी तरह से थे। उसके बाप खेती बाड़ी किया करते थे। रामलाल ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा था, वो केवल 5 तक पढ़ा था और उसके बाद उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। बचपन में वो बच्चों के साथ में खेला करता था, किसी से फालतू बहस नहीं किया करता था और अपने पिताजी के काम पे हाथ बटाया करता था। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पिताजी उसके लिए एक ऑटो निकाल देते हैं, वो भी फाइनेंस पर। दोस्तों, रामलाल के पिता ने रामलाल को सिखाया था कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मगर ईमानदारी की ही रोटी खाना, कभी बेईमानी की नहीं। अब ये बात दोस्तों रामलाल के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाती है। वो ऑटो लेता है और पर डे ऑटो स्टेशन पर जाता है और वहां पे सवारियों का इंतजार करता है। सवारियां जब आकर बैठती हैं, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाता है। एक दिन की बात है दोस्तों, एक लड़की दोपहर के समय ऑटो स्टेशन पर खड़ा किया हुआ था। वहां पे जल्दबाजी में एक लड़की आती है और बोलती है, भैया मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। लड़की ने मुंह पे मास्क लगा रखा था और पहनावे से लग रही थी कि वो ठीक ठाक घराने से है, धनवान है। ऑटो पे बैठती है, मुंह पे मास्क लगाई थी और फोन पे बातें कर रही थी। रामलाल ने ऑटो स्टार्ट किया और लेकर जाना शुरू किया। ऑटो चलते समय ऑटो की जो आवाज होती है, इसी के कारण लड़की फोन पर किससे बात कर रही थी, क्या बातें कर रही थी, पता नहीं चल पा रहा था। मगर चेहरे से साफ झलक रहा था कि लड़की कुछ परेशान ज्यादा थे। मगर रामलाल बीच में उससे कुछ नहीं पूछता और उसको स्टेशन तक ले जाके छोड़ देता है। स्टेशन पे जब वो लड़की उतरती है तो अपने जींस के पॉकेट से पैसे निकालकर रामलाल को दे देती है। रामलाल पैसे लेता है और जल्दीबाजी में वो अपना पर्स भूल जाती है। जल्दी जल्दी जाके स्टेशन पे ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ के वो पुणे के लिए रवाना हो जाती है। इधर दोस्तों फिर रामलाल बिना पीछे देखे और अपना टेम्पू लेकर ऑटो स्टेशन पे आ जाता है और यहाँ पे सवारियों का इंतजार करने लगता है। मगर उसे कोई भी सवारियां नहीं मिलती। वो लड़की ही आखिरी सवारी होती है। जब शाम हो जाती है तो रामलाल अपने घर पे टेम्पू लेकर चला आता है। जब घर पे अपना ऑटो लेकर आता है तो उसके बाद उसकी माँ खाना वाना बनाई रहती है, तो खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद फिर अपने टेम्पू को साफ करने लगता है। जब वो अपने ऑटो को साफ करता है तो देखता है कि वहां पे एक काले रंग का पर्स पड़ा हुआ है। पर्स को उठाता है और देखता है कि पर्स वजन भी है। पर्स को खोल के जब देखता है तो उसमें 5 लाख रुपए हैं। रामलाल पैसे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि पूरे जीवन में इतना पैसा कभी एक साथ उसने देखा ही नहीं था। अब वो सोचता है आखिर ये पैसे किसके हैं, कौन इसमें छोड़कर चला गया होगा। फिर वो दिमाग लगाता है, अगर सुबह किसी ने छोड़ा होता तो कोई ना कोई उठा ही लेता। मुझे लगता है कि जो लास्ट में लड़की बैठी थी उसी ने जल्दबाजी में इस पर्स को छोड़ दिया है। अब रामलाल के दिमाग में एक ख्याल आता है कि उस लड़की को मैं कहाँ पे ढूंढूंगा। इससे बेहतर यही है इस पैसे को मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगा दूं। फिर ख्याल आता है और अंदर से उसकी आत्मा झकझोर देती है कि अरे रामलाल, तू ये क्या कर रहा है, तेरे पिता ने तुझे क्या सिखाया है। उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि ऐसा करना गलत है। ये जिस लड़की का पैसा है, पता नहीं वो किस मुसीबत में होगी, किस चीज के लिए वो पैसे इकट्ठे की होगी, कहाँ पे वो पैसे लेकर जा रही होगी। जब इतनी बातें इसके दिमाग में आती हैं
तो ये दिल दिमाग में बैठा लेता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उस लड़की को ढूंढ के ही रहूंगा और उसको इस पैसे को वापस करके ही रहूंगा। अगले दिन सुबह सुबह वो घर से निकल जाता है और ऑटो स्टेशन पे जाकर वहां से देखता रहता है इधर उधर। जो भी दिन भर की सवारियां आती थी उसमें कोई भी लड़की नहीं बैठती है, केवल शादीशुदा महिलाएं ही बैठती हैं और उनको उनके स्थान तक पहुंचाकर शाम जब हो जाती है तो फिर वो वापस आता है। अब वापस आने के बाद फिर सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से, कैसे पता चलेगा। ये डेली का रूटीन बना लेता है और जाता है इलाहाबाद की गली गली में, जहां मोहल्ले मोहल्ले में जाता है। सोचता है हो सकता है कहीं पे वो लड़की दिख जाए ताकि मैं उसको उसका बैग वापस कर दूं, उसका पैसा वापस कर दूं। वो चारों तरफ खोजता रहता है लेकिन उससे वो लड़की नहीं मिलती है। फिर थक हार कर एक दिन घर आता है। खाना पीना खाने के बाद वो सो जाता है। सोने में फिर जो है उसको नींद तो आ नहीं रहती। सोच रहा था गहराइयों में अपने आंख को बंद करके उसके अक्स का इमेज सोच रहा था कि कैसी थी वो लड़की, किस तरीके से पहचाना जाएगा, क्या उसकी पहचान हुई, कोई ना कोई तो चिन्ह होगा उसका। जब कुछ गहराइयों में जाता है तो उसे याद आता है उसके माथे पे कटे का निशान था, क्योंकि मास्क लगाया था तो चेहरा दिख नहीं रहा था और पता भी नहीं चल पा रहा था, नाम भी उसने नहीं बताया था और उसके बैग में कोई पता वगैरह भी नहीं मिला। तो वही कटे का निशान इसके दिमाग में जो ही आता है तो सोचता है कब मैं जाऊं और जो है इससे पता करूं, इससे शायद मुझे जरूर पता चल जाएगा। लेकिन जब बिस्तर से उठता है और समय देखता है तो लगभग दोस्तों 11 बज चुका था, रात हो चुकी थी। अब रात में कहां पे जाएगा, किसी तरीके से वो रात को बिताता है, नींद तो उसे आती नहीं है। जिस तरह से वो रोजाना जाया करता था ऑटो को अपने लेकर ऑटो स्टेशन पर, आज उससे पहले लगभग 1-2 घंटे पहले ही घर से निकल गया। उसकी माँ बोलती रही बेटा कम से कम खाना खा ले और खाना लेके तो जा। रामलाल बोलता है माँ मैं बाद में खा लूंगा। ये कहकर रामलाल घर से निकल जाता है। अब जाकर वो रास्ते भर उस लड़की को देखता है, जो भी लड़कियां स्कूल में जाती थी। सोचता था हो सकता है इसी में से कोई लड़की हो, और वही कटे का निशान बहुत घूर घूर के निहार रहा था कि क्योंकि बारीकी से देखेगा तभी पता चल पाता था, अदरवाइज पता ही नहीं चल पाता था। इस तरीके से वो चारों तरफ जहां पे भी लड़कियां देखता और घूर घूर के देखता तो अब इससे लड़कियां डरने भी लगती थी। लड़कियों का ये मानना था कि लग रहा है यह हम लोगों के साथ कहीं कुछ गलत ना करे। जब इस तरीके से दोस्तों 2-3 दिन बीत जाता है तो एक दिन कॉलेज की लड़कियां पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर देती हैं। अब जो है दोस्तों वहां पे पुलिस खोजने लगती है रामलाल को। इधर तो पुलिस रामलाल को खोज रही है, उधर लड़की पूना पहुंच जाती है। पूना पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि मेरा पर्स कहाँ है। अब वो सोचने लगती है कि पर्स हमने कहां पे रख दिया। वो चारों तरफ खोजती है लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। अब दोस्तों वो उसी रात, जिस रात वो पहुंची थी उसी रात मन बना लेती है कि मैं इलाहाबाद ही लास्ट ऑटो पकड़ के और ट्रेन पे पकड़ी थी। तो उसी रात वो जो है इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ पे आती है, हर एक बस में ऑटो वाले से सबसे पूछती रहती है कि किसी ने भैया मेरा पर्स पाया है। सभी लोग बोलते हैं नहीं। जब चारों तरफ वो देख लेती है उसे कुछ भी पता नहीं चलता, तो फिर वो थोड़ा दिमाग से सोचती है, कुछ याद करने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि शायद मेरे पास पर्स तो था लेकिन जब लास्ट टेम्पो में हम बैठे उसके बाद मेरे पास नहीं था। अब दोस्तों वो क्या करती है कि जहां पे ऑटो स्टेशन होता है वहीं पे एक जो है होटल बुक करती है और वहीं पे रूम ले लेती है। उस होटल में ठहर कर वहां पे खिड़की होती है, वहां से रात भर ऑटो वालों को देखती रहती है। कोई भी जब रात भर नहीं दिखता, सुबह सुबह ही वो ऑटो स्टेशन पे आकर बैठ जाती है और बारी बारी से हर ऑटो ड्राइवर से पूछती है भैया मेरा पर्स पाए हैं आप। सभी का जवाब नहीं होता है। अब बचा खुचा वो रामलाल था। रामलाल उधर से कॉलेज की तरफ से लड़कियों को निहारता हुआ घूरता हुआ आता है कि शायद वो लड़की मुझे मिल जाए, और पहुंचते पहुंचते समय 11 बज चुका था। यहाँ पे जो ही ऑटो लाकर खड़ा करता है तब तक पुलिस भी आ जाती है। रामलाल को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है क्यों बे, तू ही था जो लड़कियों को घूर घूर के देख रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, चल थाने में तुझे बताता हूँ। पुलिस उसको पकड़ के लेकर जाती है तो अस्मिता, ये लड़की जो होती है अस्मिता, ये जो है दौड़ के जाती है, पुलिस वाले से बोलती है
कि भैया आप लोग रुकिए और जरा मुझसे इससे बात करनी है। पुलिस वाले बोलते हैं, अरे मैडम जी ये छिछोरा लड़का है, आप इससे क्या बात करिएगा, और रहने दिए, इससे मैं बात थाने में ले जाके करूंगा। पुलिस वाले कुछ सुनते नहीं और लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों फिर ऑटो वालों से ये पूछना शुरू कर देती है, सबसे बारी बारी से पूछते पूछते करीब शाम हो जाती है। शाम के समय वो एक बर्गर के ठेले पे जाके रुकती है और वहीं पे बैठकर बर्गर वाले से बोलती है, भैया एक मुझे बर्गर खिला दीजिए। बर्गर वाला एक बर्गर बना के इसको देता है। लड़की बर्गर खाती है और अस्मिता फिर पूछती है कि भैया जो ऑटो ड्राइवर जो था जिसको 11 बजे पुलिस पकड़ कर ले गई, उसका पता आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो बर्गर वाला बोलता है, पता नहीं पुलिस वाले क्यों पकड़ के ले गए थे, वैसे तो बहुत शरीफ और बहुत सीधा साधा इंसान है। खैर उसका यहाँ से ठिकाना 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस दिशा में है, वो रास्ता भी बता देता है। अब अस्मिता उसका पता पूछते पूछते शाम के समय उसके घर पे पहुंचती है, लगभग 7 बजे के करीब में। जब घर पे पहुंचती है तो देखती है रामलाल के पिता चारपाई पे बैठे हुए थे और उसकी माँ खाना बना रहे थे। जब उसके पिता देखते हैं इस लड़की को कि एक अनजान लड़की मेरे घर क्यों आई है, तो वो चौंक जाते हैं। उसके बाद कहती है लड़की कि आपको पता है आपके बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब रामलाल के पिता चौंक जाते हैं कि मेरा लड़का इतना सीधा साधा है लेकिन पुलिस क्यों पकड़ के ले गई है, क्या बात हो गई, ऐसा क्या उसने कर दिया? तो रामलाल की माँ बोलती हैं कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते से वो बहुत परेशान दिख रहा था, कुछ बताया नहीं। अब दोस्तों ये बातें करते करते लगभग 7-8 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है ज्यादा। तो घर वाले बोलते हैं अस्मिता को कि बेटी तुम एक काम करो, आज रात तुम यहीं पे ठहर जाओ, अब कल सुबह चलकर देखेंगे। दोस्तों सोने के लिए अस्मिता को रामलाल का कमरा मिलता है और वहां पे वो सोती है। रात भर वो इधर उधर बारीकी से हर एक चीजों को देखती है, हो सकता है कहीं पे उसने छुपा के रखा हो कुछ भी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब अस्मिता दोस्तों सो जाती है। जब सुबह होती है तो अस्मिता और रामलाल के मम्मी पापा ये तीनों लोग थाने पहुंचते हैं। थानेदार से बातें करते हैं और कहते हैं कि सर इनके लड़के की कोई गलती नहीं है, ये लड़का बहुत अच्छा है और इसे जो है आप लोग छोड़ दीजिए। पुलिस वाले इन लोगों की कोई एक बात भी नहीं सुनते और वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं और कहते हैं कि जब तक कंप्लेन वो लड़कियां वापस नहीं लेगी तब तक हम इन लोगों को नहीं छोड़ सकते। अब दोस्तों सभी लोग वहां से फिर घर वापस थक हार के चले आते हैं। पूरा दिन प्रयास करते हैं लेकिन पुलिस वाले नहीं छोड़ते। फिर अंधेरा हो जाता है, फिर रात बीतती है और अगले दिन सुबह अस्मिता और रामलाल के मम्मी पापा तीनों लोग उस कॉलेज पे जाते हैं जहां से कंप्लेन हुआ था। वहां के प्रिंसिपल से अस्मिता बात करती है तो प्रिंसिपल वहां इस लड़की की मजबूरियों को समझते हैं और लड़कियों को बोलते हैं कि जाके अपना कंप्लेन वापस ले लो। वो लड़कियां जाकर थाने पे अपना कंप्लेन वापस ले लेती हैं। रामलाल छूटता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा और अस्मिता तीनों लोग घर आ जाते हैं। अस्मिता थोड़ी दूरी पे ही खड़ी रहती है, रामलाल की नजर भी उस पर पड़ती नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा ऐसा तुमने क्या कर दिया था जिसकी वजह से तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई? रामलाल सारी बात बताने लगता है कि मुझे एक पर्स मिला था, उसमें 5 लाख रुपए थे और उस लड़की के माथे पर कटे का निशान था, उसका नाम पता नहीं है कुछ भी, जिसकी वजह से मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं सारी लड़कियों को घूर घूर के देख रहा था ताकि मुझे पता चल सके कि वो लड़की कौन सी है जिसका ये पैसा है जिसे मैं वापस कर सकूं। तब तक ये सारी बातें बताते बताते उसकी नजर अस्मिता पर पड़ती है और अपने पापा से पूछता है, पापा ये कौन है, इसे तो हमने कभी नहीं देखा। उसके पापा बताते हैं कि ये लड़की जो है तो खोजते खोजते यही तो खबर लेकर आई हुई थी। वो लड़की अस्मिता करीब में आती है और बताती है कि मैं 1 हफ्ते पहले जो है एक ऑटो में बैठी हुई थी और उस ऑटो में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही थी क्योंकि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया हुआ था, इसलिए मैं वहाँ पहुँचने की जल्दी में थी। मेरे पास एक पर्स था जिसमें 5 लाख रुपए थे और जल्दीबाजी में मैं वो अपना पर्स भूल गई और अपने शहर पुणे पहुँच गए। वहाँ जाके मुझे याद आया तो मैं फौरन वापस आई और यहाँ आके ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। रामलाल बोलता है, आप सही जगह पे आए हैं, चिंता मत करिए, आपका पैसा सेफ है। और ये कहते हुए वो पर्स अंदर से लेकर आके अस्मिता को दे देता है और बोलता है कि इसमें आपके 5 लाख रुपए सुरक्षित हैं, आप ले लीजिए।
अब वो लड़की दोस्तों चौंक जाती है, किसी के पास है। तो वो बोलती है, मैं दोपहर में जब उस दिन आपको पुलिस लेकर जा रही थी, मैं उन लोगों से बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग मेरी नहीं सुन रहे थे। मैं मजबूर थी, मैंने ही आके यहाँ पे पता वता सब कुछ किया। तो ये कहते हुए दोस्तों वो अस्मिता रामलाल को 50,000 रुपये इनाम के तौर पे देना चाहते थे। बहुत प्रयास करती है, नहीं लेता है वो। लड़की कहती है, इस झूठ जटाई के दुनिया में, लूटपाट की दुनिया में आप जैसे ईमानदार कहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों वो लड़की एक आत्मनिर्भर लड़की थी और अच्छी पढ़ी लिखी भी थी, अच्छे घराने से भी थी। रामलाल उसकी बातें सुनता है, कहता है, मैं आपसे पैसे अगर ले लूँगा तो मेरी इंसानियत मर जाएगी, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। जितना मुझे मिलता है मैं उसी में खुश हूँ। रामलाल की इस ईमानदारी पर उस लड़की का दिल आ जाता है और उसके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कुछ दिन यहाँ पे और ठहरने की बात कहती है। तब तक अस्मिता के पापा अस्मिता के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम कहाँ पे हो, कितने दिनों से हो। तो अस्मिता बोलती है, पापा आप चिंता मत करिए, मैं कुछ दिनों में घर चली आऊँगी। अब दोस्तों अस्मिता यहीं पे 2-4 दिनों के लिए ठहर जाती है। ठहरने के बाद रामलाल से बोलती है, क्या तुम मुझे अपना गांव नहीं दिखाओगे। तो रामलाल बोलता है, क्यों नहीं। वो अगले दिन से पूरे गांव का गली गली, जगह जगह, खेत खलिहान सारा दिखाता है। जब 2-4 दिन बीतता है, दोनों साथ रहते हैं, तो दोनों की तरफ आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अस्मिता मन ही मन सोचती है, अगर मैं इनके साथ और रही तो इन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो एक दिन सुबह बोलती है रामलाल से, क्या तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे। रामलाल बोलता है, क्यों नहीं, बिल्कुल छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह वो ऑटो पे बैठती है और रामलाल और अस्मिता दोनों के मुंह पे एकदम ताला लगा हुआ था। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं किए और स्टेशन पे ले जाकर जब ऑटो को रोकता है, अस्मिता वहां ऑटो से उतरती है और उसके बाद वो मुड़कर एक बार देखती है और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वो जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाती है। ट्रेन पर चढ़ने के बाद रामलाल वहां से वापस आ जाता है। उधर अस्मिता ट्रेन पकड़कर जब पुणे पहुंचती है तो वहां पे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये सारी घटना बताती है। सभी लोग इसकी ईमानदारी पर हैरान हो जाते हैं कि इस भाग दौड़ और इस लालची दुनिया में ऐसा भी कोई होगा। दोस्तों ये धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल जाती है। यहाँ इलाहाबाद की गली कोचियों में फैल जाती है। यहाँ के लोग जो अभी तक उसको ऑटो ड्राइवर जानते थे, अब उसे ईमानदार और सच्चा इंसान के नाम से भी जानने लगे थे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मगर हमें अपनी ईमानदारी और अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।